वो मौजूद सुनाऊंगी जो मैं सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको दूसरी महफिल करवाना चाहिए। बहरहाल मतलब अर्ज करती हूँ, सिगरेट को मौजूद बनाकर कुछ शेर कहे हैं मैंने, एक मुकम्मल गज़ल कही है, उसी को काफिया उसके पहले एक मतला और एक नशार देखिए कि सर से पाँव तलक हवा हूँ मैं, चलती फिरती हुई खला हूँ मैं। क्या बात, सर से पाँव तलक हवा हूँ मैं, चलती फिरती हुई खला हूँ मैं, मेरा अपना कोई वजूद नहीं, मेरा अपना कोई वजूद नहीं, अहद माजी का सिलसिला। वाह क्या बात, अहद माजी का सिलसिला, क्या बात, मेरा अपना कोई वजूद नहीं, अहद माजी का सिलसिला हूँ मैं कोई और हूँ या मैं ही हूँ, मैं कोई और हूँ या मैं ही हूँ, सोच में पड़ गई हूँ क्या हूँ मैं, सोच में पड़ गई हूँ क्या हूँ मैं, रुकना चाहूँ तो एक मंजिल हूँ, चलना चाहूँ तो रास्ता हूँ मैं। और अब वो गज़ल देती हूँ। शब गए दरीचों में सिगरेटें सुलगती हैं, शब गए दरीचों में सिगरेटें सुलगती हैं, याद के मकानों में सिगरेटें सुलगती हैं, याद के मकानों में सिगरेटें सुलगती हैं। तो शेर देखें कि देखकर सितारों को मुझको तो ये लगता है, देखकर सितारों को मुझको तो ये लगता है, दूर आसमानों में सिगरेटें सुलगती हैं। देखकर सितारों को मुझको तो ये लगता है, दूर आसमानों में सिगरेटें सुलगती हैं, याद के मकानों में सिगरेटें सुलगती हैं। और ये शेर देखें, एक तो अकेलापन, उस पे गहरा सन्नाटा, एक तो अकेलापन, उस पे गहरा सन्नाटा, वहशतों के हाथों में सिगरेटें सुलगती हैं। एक तो अकेलापन, उस पे गहरा सन्नाटा, वहशतों के हाथों में सिगरेटें सुलगती हैं। और ये शेर की मुझ में फैल जाती है रोशनी धुआं बनकर, मुझ में फैल जाती है रोशनी धुआं बनकर, जब मेरे अंधेरों में सिगरेटें सुलगती हैं। फैल जाती है रोशनी धुआं बनकर, जब मेरे अंधेरों में सिगरेटें सुलगती हैं। और ये शेर बतौर खास की देखने में लगता है राख राख वो चेहरा, देखने में लगता है राख राख वो चेहरा, और उसकी आंखों में सिगरेटें। क्या बात है, देखने में लगता है राख राख वो चेहरा, और उसकी आंखों में सिगरेटें सुलगती हैं। और एक शेर और देखिए, दोस्ताना महफिलों की नज़र की, हर किसी से होती है गुफ्तगू कहाँ ऐसी, हर किसी से होती है गुफ्तगू कहाँ ऐसी, बीच बीच बातों में सिगरेटें बीच बीच बातों में सिगरेटें सुलगती हैं। और ये शेर की आग सी चमकती है, यूं सा शेर की आग सी चमकती है, एक धुआं सा उठता है जब भी मेरी गज़लों में सिगरेटें सुलगती हैं। शेर आखिर के वहशतों की हाथों में सिगरेटें सुलगती हैं, दूर आसमानों में सिगरेटें सुलगती हैं, फिर तो उनकी लज्जत भी बेमिसाल होती है, फिर तो उनकी लज्जत भी बेमिसाल होती है, जब उदास लम्हों में सिगरेटें सुलगती हैं। मतलब किसी
जदीदियत को लेकर एक गजल बनाना और उसे मेयार से गिरने न देना बहुत बड़ी बात है। और ये उसी में से गजल है। सबसे कमाल का तो वो आग में सिगरेट सुलगती वाला तो क्या शेर था। देखने में लगता है रात रात वो चेहरा और उसकी आंखों में आपके 100 हाथों से ताली बजाता जब भी सिगरेट ये देखोगे तो याद आएगी। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ प्रज्ञा का हर शेर जो है बेहद काबिल तारीफ है। जिस तरह से एक उन्होंने एक नयापन एक ताजगी पैदा की उसमें, तो बेशक सिगरेट को जो आपने गरिमा बख्शी उसकी हौसला अफजाई की, उसके लिए हम आपको सोच रहा हूँ मैं पीना शुरू कर दूँ। एक और लीजिएगा, रोज डूब जाते हैं हम कई ख्यालों में और फिर ख्यालों में सिगरेट क्या नहीं तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं लिख दूंगी शेर आपकी तरफ से तोहफे में दिया हुआ पाक आएगा। कमाल है बहुत अच्छा। मीटर सब लेकर आया है। अब मैं सच्चाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर से आपके सामने आए अपनी गजल के साथ। गजल का मतलब हासिल कर रही हूँ। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ, जिसको देखा नहीं कभी मैंने, जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में। जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ। मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के, मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के लिए और दुनिया की हर जबान में। मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के लिए और दुनिया की हर जबान में। अच्छा है। मैं मोहब्बत हूँ, ये दरअसल औरत ही समझ सकती है। मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के लिए और दुनिया की हर जबान में हूँ। जीत सकता नहीं कोई मुझको, जीत सकता नहीं कोई मुझको, मैं अभी तक इसी गुमान में। जीत सकता नहीं कोई मुझको, अभी तक इसी गुमान में। मैं अभी तक इसी गुमान में हूँ। अपनी पहचान खो के बैठी, अपनी पहचान खो के बैठी हूँ। इन दिनों में किसी उड़ान में, अपनी पहचान खो के बैठी हूँ। इन दिनों मैं किसी उड़ान में हूँ। कुछ नतीजा अभी नहीं निकला, तो मुंबई आने के बाद का कुछ नतीजा अभी नहीं निकला, कुछ नतीजा अभी नहीं निकला, किस तरह के मैं इम्तिहान में। कुछ नतीजा अभी नहीं निकला, किस तरह के मैं इम्तिहान में हूँ। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम, किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम, तीर बनकर किसी कमान में। किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम, तीर बनकर किसी कमान में हूँ। उसकी आंखों के साइबान में कितनी महफूज इस मकान में। अपनी पहचान खो के बैठी, अपनी पहचान खो के बैठी। इन दिनों में किसी उड़ान में हूँ, जीत सकता नहीं कोई मुझको, मैं अभी तक किसी गुमान में। जीत सकता नहीं, मैं अभी तक किसी गुमान में। बड़ी न्यारी लगी है। जिस मोहब्बत की ज़बान का जिक्र कर रही थी सबिता जी, किसी का शेर है कि खुशी से कांप रही थी उंगलियां इतनी, खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, दिलीप हो गया एक शख्स से करने में। अच्छा है, अच्छा है। किसका है मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से एक मिनट तो होने में चलेगा। एक बार उस कोने में चलेगा ना जब है
32 साल बाद मुझे एक बार एक फहमी बताया फोन आया जो मेरे साथ पढ़ती थी। फहमी बताया उसको। मैं भी डर रहा था कहीं नंबर डिलीट हो गया। फहमी बताया फहमी साहब का शेर है। अच्छा फहमी बताया उसको। अच्छा, खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। फहमी जी लिखते हैं, मुआफी साहब फहमी जी लिखते हैं ऐसा, और आदिल रशीद साहब लिखते हैं ऐसा। जी आदिल रशीद, हाँ, वो भी। ये जदीदियत में उनका हाथ नहीं पड़ता। ये दीप्ति मिश्र जी एक ऐसी शायरा है कि मोरारी बापू ने मेरा जो ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इनको कोट किया है अच्छा। देश में विदेश में। हाँ, इनकी गज़लें भी और इनकी जो है कविताएँ भी, नज़में भी। और एक गज़ल दीप्ति जी की पूरी दुनिया की शेयर कर रही है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। दीदी से गुजारिश है। मैं 1 मिनट लूँगा। एक गज़ल ना मैंने आप सुनी थी नाथद्वारा। अच्छा, बापू जी की तरफ मेरे ख्याल से 7 या 8 4 या 5 साल इंडो पाक शहर और नाथद्वारा। तो मैंने उसमें ये गज़ल आपकी सुनी थी, मैं वहाँ मौजूद था। मदन पालीवाल हमारे दोस्त। एक गुजारिश मैं करना चाहती हूँ जैसे आज उनसे कविता हो गई और वो उन्होंने मुझे सुनाई। मेरा दिल है कि मैं दोबारा सुनूं, अगर वो उनका दिल इजाजत दे तो। गजल आपने सुनी है, आज ये कविता हुई है और बहुत त्रस्त होती हुई है। मतलब ये जो हमारा कोविड काल है, इसमें बहुत सारे इतने साहित्यकारों को, इतने कवियों को, इतने लेखकों को जन्म दिया है कि मतलब पूरा जितना जो हमारा समाज है ना, वो साहित्यकारों से भर गया है। और इस तरह भर गया, मतलब हर एक का अपना एक चैनल है, हर एक का अपना पेज है, हर एक का, और जो भी हुआ है और उसका असर जो हम पर हुआ है उसके प्रतिक्रिया है ये। और बहुत अहम विषय है। हाँ, और ये है शानदार, इसका शीर्षक है प्लीज। लगातार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर की भीख मांगने वालों, शब्द नहीं आते थे। बहुत सच्चाई। लगातार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर की भीख मांगने वालों, शर्म नहीं आती तुम्हें? सारा विवेक और आत्मसम्मान ताक पर रख दिया है क्या? सारा विवेक और आत्मसम्मान ताक पर रख दिया है क्या? इतना फ्री फंड पैसा कैसे इतना फ्री फंड पैसा कैसे है तुम्हें? क्रिएटिव होने का मतलब कृपण कब से हो गया? अच्छा, क्रिएटिव होने का मतलब कृपण कब से हो गया? भिखारी भी भीख मांगने के लिए सड़क चौराहों पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। भिखारी भी भीख मांगने के लिए सड़क चौराहों पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। डोनेशन मांगने वाले भी कम से कम कॉल बेल तो बजाते ही हैं। अच्छा, डोनेशन मांगने वाले भी कम से कम कॉल बेल तो बजाते ही हैं, मगर तुम तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, क्या बाथरूम में भी बिना नॉक किए घुसाते हो। मगर तुम तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, क्या बाथरूम में भी बिना नॉक किए घुसाते हो। आँख खुलती नहीं कि टन टन का कटोरा खनकाते, खीसे निपोरते, बेशर्मी से कहते हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। आँख खुलती नहीं कि टन टन कटोरा खनकाते हुए खीसे निपोरे, बेशर्मी से कहते हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कुछ पता भी है तुम्हें? कुछ पता भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस भूख ने मेरा सारा पर्सनल स्पेस खा लिया है? कुछ पता भी है तुम्हें? तुम्हारी इस भूख ने मेरा सारा पर्सनल स्पेस खा लिया है, लेकिन तुम्हारी भूख है कि सुरसा की तरह मुंह फाड़े ही चली जाती है। लेकिन तुम्हारी भूख है कि सुरसा की तरह मुंह फाड़े ही चली जाती है। कैसे मिटेगी तुम्हारी ये भूख? अपनी शुद्धा के मूल स्वरूप से ही हम बीती।
कैसे मिटेगी तुम्हारी ये भूख अपनी क्षुधा के मूल स्वरूप से ही अनभिज्ञ हो तो प्लीज इस भेड़ चाल से बाहर निकलो, जरा ठहरो, थोड़ा सुस्ताओ, पॉज का बटन दबाओ। प्लीज इस भेड़ चाल से बाहर निकलो, जरा ठहरो, थोड़ा सुस्ताओ, पॉज का बटन दबाओ और दबा ही रहने दो। पॉज का बटन दबाओ और दबा ही रहने दो। क्या पता लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से परे, क्या पता लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से परे कुछ बहुत फेयर तुम्हारे हाथ। सबसे बात कही है क्या कि आज जब मैं कहता हूँ लोगों से कि आप किसी से पैसा मांग लो उधार वो दे देगा, लेकिन लाइक नहीं करेगा। और इतने बड़े बड़े लोग जब कहते हैं कि सब्सक्राइब करना, बहुत अजीब लगता है यार, इसको क्या जरूरत है? मतलब हमारा मन करता है कि क्यों तुम्हारे दिया खाते हैं क्या जो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। असल पहले तो हम देखें क्यों काफी लाइव प्रोग्राम में हजार लोग देखते थे, आपने किसी को नहीं कहा है कि लोग देखते थे, जैसे आप आए देखिए ये बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं। अरे कई बार जब वो कहते हैं यार कि ये प्रोग्राम हुआ तो मैं ये कहता हूँ उनसे कि आप अपने रिश्तेदारों को भी कह दो, वो भी आपको लाइक नहीं करेंगे क्योंकि घूम गए हो, कितनों को करेंगे? नहीं, और सही कहा। एक और भी बात है, उसी की कमाई खाते हैं। देखिए हमारे संस्कार, हम भारतीयों के है क्या, हम भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। एक चैनल है, एक तरीका है, एक फेसबुक है, एक यूट्यूब है, वो है उनके संस्कार। वो बोलते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमारा संस्कार, हमारा कवि ये है, हमारा कवि ये ऐसे नहीं है। वो मतलब वो विनम्र है, लेकिन उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। वो मांगेगा नहीं, वो आ और वाह, वो जो तालियां मांगते हैं ना कि इस पे ताली होनी चाहिए, उस पे ताली, वो कभी है ही नहीं। तो मुझे लगता है पहली कविता है इस पर जो सच्चाई है। जी सुनिए, हमारे एक लेखक अभिनेता मित्र हैं सलीम सुधाकर, तो उन्होंने जो है वो डाला था कि माता जी गुजर गई, 200 लोगों ने लाइक कर दिया। फिर उन्होंने ये डाला कि अगर किसी ने लाइक किया तो मैं उसे अनफ्रेंड कर दूंगा। तो ऐसी होती है। लोग देखते कहाँ हैं, कभी कभी कर देते हैं लाइक, ये नहीं मालूम है स्वर्गवासी हो गया कि अरे भाई ये मेरे लिए खुशी की बात है कि 2020 में मेरा कविता संकलन कहाँ मंजिल का ठिकाना अमेजन पे आया और 100 कॉपी जब पहुंच गई तो अमेजन ने उसे बेस्ट सेलर में वो घोषित किया। तो हमारे प्रकाशक ने बताया कि पांडे जी कई लोगों ने किताबें छपवाई, 5-10 कॉपी भी नहीं बिक रही है कविता की, क्योंकि जितने भी पहले कविता पाठक थे सब कवि हो गए। अच्छा, सभी की एक किताबें निकल चुकी है। अच्छा, एक और चीज आई है यहाँ पर, जैसे प्रज्ञा जी आपको बहुत ही अलग है, ये बिल्कुल मतलब इनका एक अलग नेचर है क्या। तो जैसे इनकी पुस्तक आई तो मैं जो अपने परिचितों की पुस्तक मंगवा लेता हूँ तुरंत, मेरा एक वो विजन है ना, उसको तुरंत बोलता हूँ उज्जैन में कोई पुस्तक। तो आजकल अब नाम मत लेना किसी, तो एक बड़ा नाम है पत्रकार, ये और भी कई पत्रकार हैं। अरे यार वो केशव जी बंद करवा दे तब अरे पुस्तक ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है अपन कर लेते हैं, मंगा लेते हैं। अभी एक का आया तो मैं उज्जैन नहीं था, तो मैंने तुरंत मेरे साथी को बोला कि यार ये ऑर्डर देके मंगा लो, उसने ऑर्डर दिया। अब अगले ने मैंने वो रसीद भी भेज दी, कहने का रसीद भी भेज दी कि ये ऑर्डर दे दिया। अगले का 8 दिन बाद फोन आता है कि यार आपका इरादा बदल गया क्या, मैसेज आया। अरे मैंने कहा मैंने तो ऑर्डर दे दिया, मेरे कल आने वाली डिलीवरी हो क्या। तो अगले ने मैंने कहा आपको मैंने व्हाट्सअप किया, आपको बोले यार मुझे देखा नहीं, मैंने कहा देखी दोबारा व्हाट्सअप कर। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति आ गई। चलिए आगे बढ़ाते इस सिलसिले को। मैंने इनकी पुस्तक परसों बोला कि मैं मंगाऊंगा, अभी ये नहीं देखो ये इंग्लिश दूसरा होता तो ये कह देता किशोर जी मंगा ली क्या। हाँ, कई लोग फोन करके पूछते हैं, मैंने खुद मांगा है। चर्चा को रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी कोशिश शुरू हुई कि ये बात हुई एक जो है स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक सक्रियता जैसे सोशल एक्टिविटीज़ आप बोलते हैं, कितने जो है बुजुर्ग लोग हैं घरों में कैद हैं। अभी जो है
एक किसी शायर का शेर मेरे पास आया, उसमें भी नाम नहीं था कि मुद्दत से उसकी छाँव में बैठा नहीं कोई, मुद्दत से उसकी छाँव में बैठा नहीं कोई, एक रोज वो दरख्त इसी गम में मर गया। बहुत अच्छा। मुद्दत से उसकी छाँव में बैठा नहीं शायद कोई, नाम नहीं मालूम। क्या बात। मुद्दत से उसकी छाँव में बैठा नहीं कोई, एक रोज वो दरख्त इसी गम में मर गया। अब शेर अपने आप बोलता है, शायद का तो नाम मैं मालूम नहीं। नवीन जोशी शेर बाबा अपने से आप गुजारिश कर रहा हूँ छूने वाला शेर। हाँ, कि अपनी गजल पेश करें। अगर इजाजत हो तो जी एक दो बता हाँ, प्लीज। जो कभी खो दे कहीं खुद को तो पाए बेहतर, जो कभी खो दे कहीं खुद को तो पाए बेहतर, तोड़ कर खुद को बनाए तो बनाए बेहतर। जो कभी खो दे कहीं खुद को तो पाए बेहतर, तोड़ कर खुद को बनाए तो बनाए बेहतर। अधजला छोड़ न दे हमको जमाने वाले, अधजला छोड़ न दे हमको जमाने वाले, आग हम खुद ही लगाए तो लगाए बेहतर। जमाने वाले आग हम खुद ही लगाए तो लगाए बेहतर। ये देखिए कहता है कि राह भी हम है, सफर हम ही, ठिकाना भी हम। राह भी हम है, सफर हम ही, ठिकाना भी हम। तीर भी हम है, कमा हम ही, निशाना भी। क्या बात है। राह भी हम है, सफर हम ही, ठिकाना भी हम। तीर भी हम है, कमा हम ही, निशाना भी हम। मान ले तो हमें सब कुछ है, वरन कुछ भी नहीं। मान ले तो हमें सब कुछ है, वरन कुछ भी नहीं। मौत की वजह भी, जीने का बहाना भी हम। मान ले तो हमें सब कुछ है, वरन कुछ भी नहीं। मौत की वजह भी, जीने का बहाना भी हम। एक कथा और सुनना चाहूँगा, इसे दो तरीके से सुनाऊंगा मैं आपको। आप सब लोग इतने बड़े कवि हैं, शायद आपको तो पता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए मैं कथा सुनाना चाहूँगा कि किसी भी काव्य में इसके आने का रूपक है मेटाफोर, महत्व यह होता है। तो ऐसा फरमाया कि मेरे साजन अभी मुझको न ले जाओ, मेरे साजन अभी मुझको न ले जाओ, ठहरो। उम्र कच्ची है मेरी, सब्र जताओ, ठहरो। मेरे साजन अभी मुझको न ले जाओ, ठहरो। उम्र कच्ची है मेरी, सब्र जताओ, ठहरो। अभी बाबुल के इस आंगन से मेरा दिल न भरा, अभी बाबुल के इस आंगन से मेरा दिल न भरा। कहारो मेरी डोली न उठाओ, ठहरो। कहारो मेरी डोली न उठाओ, ठहरो। सुनने पर तो लगता है दुल्हन की कथा है जो अपने साजन से प्रेम तो करती है, मगर अपने बाबुल का आंगन यानी अपने पिता का घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। सीधा सा मतलब है, कोई भी समझ जाए। अब ऐसा करते हैं कि साजन की जगह पे मृत्यु की कल्पना करते हैं। बाबुल के आंगन की जगह पे इस दुनिया की परिकल्पना करते हैं, तस्वीर करते हैं दुनिया को। साजन मृत्यु, बाबुल का आंगन की दुनिया, और कहारों की जगह पे मृत्यु दूध की कल्पना करते हैं। और ये कहता मैं फिर पढ़ता हूँ कि मेरे साजन अभी मुझको न ले जाओ, ठहरो। उम्र कच्ची है मेरी, सब्र जताओ, ठहरो। अभी बाबुल के इस आंगन से मेरा दिल न भरा, कहारो मेरी डोली न उठाओ, ठहरो। अब ये व्यथा जो है हर एक व्यक्ति की व्यथा होगी, ये आपकी हो गई, मेरी हो गई, दूसरों की व्यथा नहीं रही। तो ये है इस्तेआरे का मतलब किसी भी काव्य में। नवीन जी, उनका मुँह साफ का शेर है ना, पसीना मौत का माथे पे आया आईना देखो। ये आपको चाह रहे हैं। पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 एक गजल पेश करना चाहते हैं। स्वागत है नवीन जी। जी। ये जो मेरी गजल है ये कैलाश जोशी जी ने गाई भी थी, काफी पसंद की गई जब मैंने पोस्ट किया था इसको। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। जी, स्वागत। मतलब यूँ है कि चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे, चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे। अच्छा, चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से
बर्बाद नहीं होंगे हम। ये मोहब्बत है सलासिल, ये मरासिम जिंदान। देखने वालों की सुविधा के लिए बताता हूँ कि सलासिल का मतलब होता है बेड़िया, जिंदान का मतलब होता है कारागृह या जेल, प्रिजन। ये मोहब्बत है सलासिल, ये मरासिम जिंदान। मरासिम मतलब नाते रिश्ते, जैसा कि आप जानते हैं। ये मोहब्बत है सलासिल, ये मरासिम जिंदान, इनके रहते कभी आज़ाद नहीं होंगे हम। ये मोहब्बत है सलासिल, ये मरासिम जिंदान, इनके रहते कभी आज़ाद नहीं होंगे हम। और ये शेर देखिए, ये परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, ऐ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे हम। ऐ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे हम। नहीं निकलेंगे ज़बां से कभी हम खुद अपनी, नहीं निकलेंगे ज़बां से कभी हम खुद अपनी, और निकले भी तो फरियाद नहीं होंगे हम। नहीं निकलेंगे ज़बां से कभी हम खुद अपनी, और निकले भी तो फरियाद नहीं होंगे हम। और ये शेर देखिए कि अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम। अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम। और इसके देखिए बतौर खास ये बहुत पसंद किया गया था, आशा करता हूँ आप तक पहुँचेगा कि सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ पेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम। सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ पेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम। और ये शेर आखिर है इस गजल का, इम्तिजाज अपने अनासिर का यगाना है। इम्तिजाज का मतलब होता है मिश्रण, अनासिर का मतलब पंचतत्व जो होता है हमारे शरीर में, अंसर का बहुवचन है, और यगाना का मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय। इम्तिजाज अपने अनासिर का यगाना ठहरा, इम्तिजाज अपने अनासिर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम। इम्तिजाज अपने अनासिर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम। चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम। आइए अब माधव जी के पास चलते हैं। एक ताज़ा गजल चल रही है, उसी को टेस्ट करने की जरूरत कर लेता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो तरन्नुम में दो तीन शेर ज़्यादा वक्त नहीं होता। मतलब बराए मतलब देखिए कि खूब हंसे हम साथ में उसके, साथ ही रोना अच्छा है। हंसे हम साथ में उसके, साथ ही रोना अच्छा है। प्यार से सर पे हाथ फेरे, साथ में होना अच्छा है। प्यार से सर पे हाथ फेरे, साथ में होना अच्छा है। शेर देखिए कि मैंने पाई ऐसी दुनिया जिसकी हर शै फानी, मैंने पाई ऐसी दुनिया जिसकी हर शै फानी है। इसकी हर शै फानी है तो इसको खोना अच्छा है। इसकी हर शै फानी है तो इसको खोना अच्छा है। आखिरी से लिखे कि तेरी मिट्टी तेरा पानी तेरा सांचा सब तेरा। तेरी मिट्टी तेरा पानी तेरा सांचा सब तेरा।
और तुझको ही खेल खिलाए तेरा खिलौना अच्छा और तुझको ही खेल खिलाए तेरा खिलौना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आखिरी बार एक बार सुनाइए। तेरी मिट्टी तेरा पानी तेरा सांचा सब तेरा तेरी मिट्टी तेरा पानी तेरा सांचा सब तेरा और तुझको ही खेल खिलाए तेरा खिलौना अच्छा बहुत बहुत अच्छा है। एक गजल और मिले आपकी। आपने बहुत अच्छा शेर है और ये बहुत बात जो है अपने खेलने की बात होती है उसको खिला रहा है बड़ा शेर है बहुत बड़ा शेर और तुझको ये खेल खिलाए तेरा हाँ हमें खेल खिलाता है वो बहुत अच्छा अभी कोरोना काल भी आपकी पुस्तक आई, थोड़ा हम चाहेंगे उसके बारे में। आप बोलिए कुछ सुनना चाहते हैं। गजल मिल जाएगी। हाँ, इनकी गजल। हाँ। चलिए जफरपुरी का शेर है कि उठाकर अपनी शमों का उजाला दे दिया मैंने उठाकर अपनी शमों का उजाला दे दिया मैंने हवा बरसों की भूखी थी निवाला दे दिया वाह क्या बात है। उठाकर अपनी शमों का उजाला दे दिया मैंने हवा बरसों की भूखी थी निवाला दे दिया मैंने न बादल था मुझे तो धज्जियां होना तो वैसे भी जमीन उसको सब्जे का उशाला दे दिया मैंने न बादल था मुझे तो धज्जियां होना तो वैसे भी जमीन उसको सब्जे का उशाला दे दिया मैंने। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा शेर है वाह छोटी सी गजल आज महफिल जो है वो बहुत मयारी और बहुत शानदार जी हो गई है आज। आप क्या जी सबकी होने से हाँ वो आपसे जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो कुछ और होता है, वो भी वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। जी सही है। कुछ होता जरूर है लेकिन वो क्या होता है उसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाते, उसको अच्छी भूमिका है। समझ नहीं पाते, लेकिन होता जरूर है, अनुभव कर पाते, अनुभूति है, अभिव्यक्ति नहीं है, समझ सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस गजल में मैं कहना चाहता हूँ। दूर बहुत ही पास बड़ा भी, दूर बहुत दूर बहुत ही दूर बहुत ही दूर बहुत ही पास बड़ा भी वो साहिल सा लगता है। वो साहिल भी नहीं है, दूर भी नहीं है, पास भी नहीं क्या है। दूर बहुत ही पास बड़ा भी वो साहिल सा लगता है। चांद सरीखा जाने क्या है, चांद सरीखा जाने क्या है, जो मंजिल सा लगता है। जो मंजिल सा लगता है। दूर बहुत ही पास बड़ा भी वो साहिल सा लगता है। चांद सरीखा जाने क्या है, जो मंजिल सा लगता है। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लें, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लें, पर वो इतने पास कहाँ। हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लें, पर वो इतने पास कहाँ। ख्वाब सरीखा जाने क्या है, ख्वाब सरीखा जाने क्या है, जो हासिल सा लगता है। अच्छा वाह, अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हासिल सा लगता है। हासिल सा लगता है। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लें, पर वो इतने पास कहाँ। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लें,
पर वो इतने पास कहाँ, ख्वाब सरीखा जाने क्या है, जो हासिल सा लगता है। तुझको जब देखा आँखों ने, तुझको जब देखा आँखों ने, जंगल गूंजा गजलों से, उसको जब देखा आंखों ने, जंगल गूंजा गजलों से, याद सरीखा जाने क्या है, जो महफिल सा लगता है। वाह क्या बात है, याद सरीखा जाने क्या है। तुझको जब देखा आँखों ने, तुझको जब देखा आँखों ने, जंगल गूंजा गजलों से, याद सरीखा जाने क्या है, जो महफिल सा लगता है। उसकी आँखों का एक कतरा, उसकी आँखों का एक कतरा नश्तर सा दिल तक पहुँचा। वाह उसकी आंखों का एक कतरा नश्तर सा दिल तक पहुँचा, उसकी आँखों का एक कतरा नश्तर सा दिल तक पहुँचा। प्यार सरीखा जाने क्या है, प्यार सरीखा जाने क्या है, जो कातिल सा लगता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया। उसकी आँखों का एक कतरा नश्तर सा दिल तक पहुँचा। प्यार सरीखा जाने क्या है, जो कातिल सा लगता है। और ए हबीब मेरा आशिक, एक हबीब, ए हबीब तू मेरा आशिक, दूर दूर क्यों रहता है। ए हबीब तू मेरा आशिक, दूर दूर क्यों रहता है। चाह सरीखा जाने क्या है, जो गाफिल सा लगता है। वाह क्या बात है, बहुत चाह सरीखा चार सरीखा। जाने क्या है, जो गाफिल सा लगता है। दूर बहुत ही पास बढ़ा भी, वो साहिल सा लगता है। चांद सरीखा जाने क्या है, जो मंजिल सा लगता ख्वाब सरीखा जाने क्या है, जो हासिल सा लगता है। तीसरा कमाल है। अरुण जी एक छोटी सी गजल। मैं एक शेख बहुत अच्छा, जब हम लोग कहीं पर जाते ये हैं, वैसे शिल्पकार है मैं एक जो शिल्पकार हूँ। एयरपोर्ट पे आप जितनी वो बताओ, थोड़ा वो परिचय बताओ। मेरा प्रोफेशनली जो बिजनेस है वो एक शिल्पकार का है। पेंटिंग्स बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी स्कल्पचर जो होते हैं ना, मूर्तियाँ बनाता हूँ पत्थरों की, अरे लकड़ों की। वाह, आप बताते हैं। हाँ एयरपोर्ट पे जितनी बड़ी बड़ी हाईवे पे सब क्या बात है। आप इनवाइट करें, बल्कि हाँ बिल्कुल देखने के आप लिए। खुद बनाते पत्थरों की, लकड़ों अरे की। तो कुछ हम लोग देखने को कभी हाँ जरूर जरूर देखेंगे। एयरपोर्ट सारा हम लोगों ने बनाया है। P2 आप लोग जहाँ जाते हैं ना, सारी मूर्तियाँ हम लोगों आपको ने। कोई स्टूडियो? हाँ अक्टूबर में बड़ा कुछ स्टूडियो है, आर्ट का सारा पेंटिंग्स वगैरह सब है, और ये लिखने वगैरह का भी शौक है। तो शेर है, जर्रा हूँ मगर बहारों के हर मंजर में हूँ, जर्रा हूँ मगर बहारों के हर मंजर में हूँ, तराशोगे तो निखरूंगा अभी पत्थर में हूँ। वाह जर्रा हूँ मगर बहारों के हर मंजर में हूँ, तराशोगे तो निखरूंगा अभी पत्थर में हूँ, और फैल कर यूं बन जाऊंगा एक दिन समंदर का हरीफ, फैल कर यूं बन जाऊंगा एक दिन समंदर का हरीफ, अभी तो सिमटा हुआ तकदीर के सागर में हूँ। वाह वाह शेर था। और अभी जिन्होंने इन्होंने कुछ मांगने पर अभी कहा ना, मैं तो शेयर सब्सक्राइब, तो उस पर एक नाजिर की मुझे एक बहुत अच्छी कविता अभी याद आई कि वो यहाँ पर सेट होती है। पहले के जो शायर थे लोग थे, वो क्या मांगते थे, और आज के लोग प्लीज से सब्सक्राइब और ये और वो। तो उन्होंने ये कहा था, एक्चुअली ये गुजराती में है, गुजराती गजल है, लेकिन मैं थोड़ा उसको ट्रांसलेट हाँ, मुझे गुजराती में गुजराती समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ नहीं आएगी हम खुद पूछ लेंगे। अच्छा तो एहसास तो उन्होंने लिखा था, खुशी दे जमाने को मुझे सारे गम दे दे, खुशी दे जमाने को मुझे सारे गम दे दे, औरों को दे दे गुलशन मुझे वीरान सब दे दे। खुशी दे जमाने को, फिर आगे है जमाने की सारी खुशियाँ जमाने को मुबारक, जमाने की सारी खुशियाँ जमाने को मुबारक, मैं देखूं पाप को अपने, मैं देखूं कर्म को अपने, मुझे ऐसे नयन दे दे। And ये क्या शायर क्या मांग रहा है, और मैं थोड़ा तरन्नुम में भी इसको गा सकता हूँ। और मैं आज़ादी का परवाना मुझे बंधन नहीं बांधते, मैं आज़ादी का परवाना मुझे बंधन नहीं बांधते, कमल बिड़ने से पहले मुझे उड़ियन दे दे। यानी जब जिंदगी की शाम ये हो जाए उससे पहले मुझे उड़ना दे दे।
और ऐ खुदाया नाजिर की इतनी है विनती, ऐ खुदाया नाजिर की इतनी है विनती, मुझे इस जमीन पर आसमां दे दे। उन्होंने ये लिखा है। तो ये तरुण में थोड़ा गाऊंगा। आप नाजिर तखल्लुस है आपका? हाँ नाजिर, ये नाजिर की है, नहीं मेरा नहीं, ये नाजिर साहब का है। ये तो बहुत बड़े संत और कवि थे, 200 साल की पहले किया था उनकी ये गजल है। क्लियर कर लिया ना? एक सूफी संत थे बहुत बड़े। आप इसको ही गाने वाले हैं? हाँ इसी को जरा थोड़ा तरुण। अपनी गजल कोई मेरे सुनो। तो आज इंसान एक मुकम्मल इंसान की एक इंसान की मुकम्मलता को ढूंढ रहा है, पर वो मुकम्मल इंसान कहीं मिलता नहीं। कुछ गुण आप में मिलते, कुछ मुझ में मिलते, कुछ देवमणि साहब में मिलते, कुछ कैसोरी में मिलते, तो एक मुकम्मल इंसान नहीं मिलता। तो उसी पर लिखा है, आदमी में आदमी ढूंढता रहा सदियों यही, मुझ में कहीं तुझ में कहीं। आदमी में आदमी ढूंढता रहा सदियों यही, मुझ में कहीं तुझ में कहीं। मिलता नहीं वो आदमी जिसका जहाँ जिसकी जमीन, बिखरा पड़ा सारी जमीन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। आदमी में आदमी ढूंढता रहा सदियों यही, मुझ में कहीं तुझ में कहीं। बिखरा पड़ा सारी जमीन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। हमने की थी ख्वाहिशें मुकम्मल सा मिले आदमी, हमने की थी ख्वाहिशें मुकम्मल सा मिले आदमी। जन्नतों में ना मिला, थोड़ा बिखरा यहाँ थोड़ा बिखरा वहाँ। आदमी में आदमी ढूंढता रहा सदियों में। है अभी वक्त और बन जाए आदमी आदमी, है अभी वक्त और भी बन जाए आदमी आदमी। फिर रोएगा आदमी थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। आदमी में आदमी ढूंढता रहा सदियों यही, बिखरा पड़ा सारी जमीन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। और इसके बाद मैं देवमणि जी से गुजारिश करूंगी कि जैसे संचालन कर रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, शुरू में गजल से देवमणि साहब से। आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लब ला दे चलेगा? नहीं, बिस्कुट सब लोग वगैरह? नहीं, सब लोग जैसा चाय वाय तो फिर ब्रेक करो तभी लो, पहले देवमणि साहब का हो जाए। चंद शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद राजलक्ष्मी जी से एक गीत सुनेंगे। तो आप सोच के रखिए जो है ना। देवमणि जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी, इनको बहुत सालों से जान रही हूँ और अनगिनत कार्यक्रमों का संचालन किया है इन्होंने और अनगिनत प्रोग्राम्स में इन्होंने खुद भाग लिया है। इनका जो गजल का सफर है ये कितना पुराना कहानी? मुझे लगता है 95 से थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। तब से शुरू किया था और 26 साल हो गए। तेजी से उन्होंने इसमें जो है बढ़ोतरी की है और जिस तरह से उसको पूरा महारत हासिल किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। शुक्रिया दीप्ति जी। बहुत बड़ी बात। एक सीधा साधा मुद्दा है कि फूल महके यूं फजा में रुत सुहानी मिल गई। फूल महके यूं फजा में रुत सुहानी मिल गई, दिल में ठहरे एक दरिया को रवानी मिल गई। कुछ परिंदों ने मनाए आशियाने शाख पर, गांव के बूढ़े शजर को फिर जवानी मिल गई। कुछ परिंदों ने मनाए आशियाने शाख पर, गांव के बूढ़े शजर को जवानी मिल गई। घर से निकला है पहनकर जिस खुशबू का लिबास, घर से निकला है पहनकर जिस खुशबू का लिबास, लग रहा है गोया इसको रात रानी मिल गई। घर से निकला है पहनकर जिस्म खुशबू का लिबास, लग रहा है गोया इसको रात रानी मिल गई। आ गए बादल जमी पे सुन के मिट्टी की सदा, आ गए बादल जमी पे सुन के मिट्टी की सदा, सूखती फसलों को पल में जिंदगानी मिल गई। आ गए बादल जमी पे सुन के मिट्टी की सदा, सूखती फसलों को पल में जिंदगानी मिल गई। जी ये चाहे उम्र भर में उसको ही पढ़ता रहूं, जी ये चाहे उम्र भर में उसको ही पढ़ता रहूं, याद की खिड़की पे बैठी एक कहानी मिल गई। जी ये चाहे उम्र भर में
उसको ही पढ़ता रहूं। याद की खिड़की पे बैठी एक कहानी मिल गई, और माँ की एक उंगली पकड़ कर हंस रहा बचपन मेरा। माँ की एक उंगली पकड़ कर हंस रहा बचपन मेरा, एक एल्बम में वही फोटो पुरानी। उंगली पकड़ कर हंस रहा बचपन मेरा, एक एल्बम में वही फोटो पुरानी मिल गई। फूल महके यूं फजा में रुत सुहानी मिल गई, दिल में ठहरे ये दरिया को रवानी। राजलक्ष्मी जी एक गीत पेश कर रही है। जी अभी आज बेस्ट श्रोता का अवार्ड जो है वानखेड़े साहब को हाँ सबको सुना है। वानखेड़े साहब ने तो बेस्ट पहले ये इनकी पुस्तक का कर लें, फिर समापन इनसे है ना। एक मिनट पुस्तक से कर लेते हैं, समापन इनसे हो जाए। कोरोना काल में आपकी प्रज्ञा जी पुस्तक जो आई है बहुत लोकप्रिय और काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं उसको, तो वो जरा उसके बारे में बताएं आप। मैं बिल्कुल, अब आपने कहा है तो आपका हुक्म मैं निकालती जी निवेदन हमारा। ये पूरी इसमें जितनी भी कविताएं हैं उसका केंद्र लॉकडाउन ही है, जो कैफियत। तो उसकी मैं छोटी छोटी एक दो कविताएं सुनाती हूँ। जी कि पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने ही वाली थी कि लॉकडाउन हो गया। पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने ही वाली थी कि लॉकडाउन हो गया। उनके हिस्से का काम खुद ही करना पड़ा। उनके हिस्से का काम खुद ही करना पड़ा। सफाई के दौरान तमाम मकड़ियों और तिलचट्टों को मारना पड़ा। अब जाकर घर साफ नजर आ रहा है। इस सफाई में ये तक साफ समझ आ रहा है कि हम भी इन कीड़े मकोड़ों की ही तरह हैं जिन्होंने उसकी बनाई खूबसूरत दुनिया की शक्ल बिगाड़ दी। उसे भी साफ सफाई के दौरान हमें मारने का हक है। ये वायरस उसका भेजा हुआ पेस्ट कंट्रोलर। बहुत से लोग, जिसमें से दीप्ति जी भी और ऐसे बहुत तमाम लोग जो लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने तन्हा पूरे घर में और अकेले वक्त गुजारा। हम जब खुद के साथ अपनी मर्जी से रहते तब, और जब बाहर सुनिए आप छोटी सी कविता की। तुमने पूछा इन दिनों क्या करती हूँ, सुनो। सुबह होते ही जिस्म को उठाती हूँ। ओह क्या वाह वाह वाह। सुबह होते ही जिस्म को उठाती हूँ, उसे उसके काम याद दिलाती हूँ। वो अपने काम निपटाता है और मैं तन्हाई की आंच पर बेचैनी के पतीले में कोई नया ख्याल पकाती हूँ। वाह। फिर दोपहर होते ही शाम हो जाती है। फिर दोपहर होते ही शाम हो जाती है। शाम के ढलते ही रात के बिस्तर पर ख्वाब की नई चादर बिछाती हूँ। जिस्म उस पर सो जाता है और मैं अकेली जागा करती हूँ। जिस्म उस पर सो जाता है और मैं अकेली जागा करती हूँ। हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे ये तो जिस वक्त इनकी कविताएं हो रही थी हम दिल्ली में थे जी। और फाइनल ड्राफ्ट जब चल रहा था कविताएं फोन पे जो है सुनाया था, हम वो करे बहुत खड़ूस टाइप के हैं, हम तारीफ करते हैं। बहुत कम होता है कि हाँ मतलब दिमाग ज़्यादा चलता है हमारा, बड़ी मुश्किल से मुँह से निकलता है आ या वाह या। और हम ये कविताएं की सुनते जा रहे थे, हम कहते और सुना। वो कह रही थी कि रुक जाइए, अभी हो जाने दीजिए, अभी रफ ड्राफ्ट है, अभी फाइनल होना है। लेकिन हम लगातार मतलब इतना ज़्यादा प्यास बढ़ती चली जा रही थी और हम सुनना चाह रहे थे कि प्रज्ञा ने क्या लिखा। और वाकई ये कविताएं जो है ये इन्हें कविता कहना ही बेमानी है, ये एक्सप्रेशन है। और इससे जस्ट एक्सप्रेशन, आप इसे देखिए और सिर्फ पढ़िए, समझिए और महसूस कीजिए। बहुत खूबसूरत। इस किताब
इस महफिल की अभी की आखिरी कविता के तौर पर दीप्ति जी के हुक्म पर ये सुनाती हूँ। सबकी खबरें आ रही थी, मजदूरों की, टैक्सी वाले, ऑटो वाले। एक तबका ऐसा था जिसकी न्यूज़ में मुझे कहीं कुछ सुगबुगाहट, कहीं कुछ, बस वहीं से ख्याल जमा नहीं करता। तकरीबन हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है। तकरीबन हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है। जब पहली बार ये नाम सुना तो सोचने लगी, रेड लाइट होने पर तो गाड़ी रोक देनी पड़ती है। रेड लाइट होने पर तो गाड़ी रोक देनी पड़ती है, लेकिन शरीफों की गाड़ियां तो इनके बगल से भी होकर गुजरने में कतराती हैं। फिर इन मोहल्लों को रेड लाइट क्यों कहा जाता है? फिर इन मोहल्लों को रेड लाइट क्यों कहा जाता है? लाल रंग लालसा का प्रतीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लाइट का क्या मतलब? लालसा की रोशनी। लेकिन लाइट का क्या मतलब? लालसा की रोशनी। रोशनी तो रोशनी है, अंधेरा दूर करती है। इसकी जगह रेड जोन या रेड स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। बहरहाल, इन दिनों और खबरों के बीच इन मोहल्लों की कोई खबर नहीं आ रही। धंधा तो धंधा ही है, इनका भी ठप पड़ा होगा। क्या बात? धंधा तो धंधा ही है, इनका भी ठप पड़ा होगा। इनके काम में तो डिस्टेंसिंग की गुंजाइश भी नहीं। न जाने इन मोहल्लों में रहने वालियां किन हालात में होंगी। न जाने इन मोहल्लों में रहने वालियां किन हालात में होंगी। यूं भी इन दिनों कितने ही लोग मदद बांट रहे हैं, मालूम नहीं ये उन मोहल्लों में जाते भी होंगे या नहीं। मालूम नहीं ये उन मोहल्लों में जाते भी होंगे या नहीं, या और दिनों की तरह रोशनी से टकराते होंगे, या और दिनों की तरह रोशनी से। सही में कहीं पर न्यूज में आया ही नहीं, कहीं पे कहाँ पर क्या हुआ? किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट ही नहीं किया वहाँ पर। सही जी। सारी कविताओं का केंद्र बिंदु बस यही लॉकडाउन। हाँ जी। राजलक्ष्मी जी, चलिए समापन करते हैं राजलक्ष्मी जी के गीत से इस महफिल का। अभी गजलों का दौर चल रहा था, अभी इसके बाद थोड़ा सा मूड को चेंज करते हुए मैं भक्त संगीत की ओर ले जाना चाहूँगी। वाह, क्या एक 2-3 स्टैंजास पेश करते हैं। ये दूसरी महफिल का जो प्रोग्राम है ना, ये जो हम लोग भक्ति संगीत की तरफ ले जा रहे हैं, वहाँ से वापस मतलब वहाँ जाना मतलब अपनों की महफिल है जो दिल में आए। एक मीना कुमारी कहे, आप याद कर लीजिए, हज़ेरा काम आएगी, चांद तनहा है, आसमां तनहा है। कोई भी गुनगुना सकता है, इतना आसान है। हाँ, सुनाइए जो आपके मन में हो। हाँ, वो सुनाइए। पहले झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग। अबीर गुलाल की धूम मचाई, अबीर गुलाल की धूम मचाई, अबीर गुलाल की धूम मचाई। केसरी शोभत रंग, केसरी शोभत रंग, गिरिधर झूलत राधे संग, गिरिधर झूलत राधे संग। भरी पिचकारी करत ठिठोरी, भरी पिचकारी करत ठिठोरी। डिम डिम बाजे मृदंग, डिम डिम बाजे मृदंग, गिरिधर झूलत राधे संग, गिरिधर झूलत राधे संग। अब इसके बाद एक थोड़ा सा मराठी गाना पेश करूंगी।
केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्यासारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही देवा, तुझ्यासारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातून तारिसी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन देऊनी हाती, वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन देऊनी हाती, रथ हा कुणिया पांडवांचा, रथ हा कुणिया पांडवांचा, पळविसी गौरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. आप जितना रोमांटिक दिखते हैं, शेखर जी को लगाए ना, शेखर जी को लगाए. गिरीश जी, आपकी समीक्षा हम हर सप्ताह हर फिल्म की और वेब सीरीज़ की भी देखते हैं, सुनते हैं और बहुत ही सराही जाती है. और कई फिल्में तो ऐसी हो गई हैं कि आपकी समीक्षा आने के बाद हमने देखी, आपने वो कैरेक्टरों के बारे में जो बताया कि उसका किरदार उसने कितने अच्छे ढंग से निभाया, उसकी कहानी. और आज के दौर में जैसे कि जो बड़ा सिनेमा है उसके स्टार्स तो अभी साल 1.5 साल से ना तो फिल्में आ रही हैं ना वो स्टार दिख रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज में जो कहानी जो कंटेंट नया नया आ रहा है, जो मुख्य धारा का सिनेमा था तो प्रादेशिक और गांव की स्टोरियां इस समय बहुत चल रही हैं, हिट है, युवा उसको बहुत पसंद कर रहे हैं. आपकी समीक्षा में भी यही हमको देखने को सुनने का मिलता है. तो आप जो लेटेस्ट कुछ समीक्षा एक आध फिल्म की बताइए, बाकी बुधवार को तो आपको सब विस्तार से सुनेंगे. आप जो लेटेस्ट मैं जो लेटेस्ट अभी किया, मैंने रॉय नाम की रे नाम का एक नई वेब सीरीज आई जिसको 4 कहानी है. सत्यजीत रे साहब ने 60s 70s में वो फिल्म मेकर भी थे, इलस्ट्रेशनिस्ट भी थे, डॉक्यूमेंट्री मेकर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, लिरिसिस्ट थे और साथ ही साथ वो शॉर्ट फिल्म राइटर भी थे. तो उन्होंने 4 कहानियाँ जो लिखी थी उस जमाने में, उसका नया संस्करण, नया वर्जन, नया तरीके का टेक 4 बड़े उम्दा डायरेक्टर्स ने किया है. 4 नहीं बल्कि 3 डायरेक्टर्स ने, एक डायरेक्टर ने 2 फिल्में की और 2 डायरेक्टर ने फिर 2 फिल्में की उनकी लघु कथाओं पर, और उन्होंने उन लघु कथाओं के साथ अन्याय किया. इतना जिस तरीके से सत्यजीत रे ने उस वक्त कल्पना की थी, जिसमें कहानी में एक सादगी होती थी, सिंपलिसिटी होती थी, आज के नए डायरेक्टर्स ने उन पहली बार तो उन लघु कथाओं को जो उन्होंने बनाया वो 1 घंटे की लेंथ में जो शॉर्ट फिल्म बनाई, उस शॉर्ट फिल्म में उस जमाने में जिन चीज़ों की बहुतायत नहीं थी, जिसमें सेक्स हो गया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, ये सारी चीज़ें नहीं थी उस वक्त. सत्यजीत रे की बहुत सिंपलिसिटी थी उन कहानियों में. इन डायरेक्टर्स ने उन कहानियों में ये चीज़ें डालकर उसको दूषित कर दिया. तो मैंने अपनी समीक्षा में कहा कि बहुत कम ऐसे उपन्यासकार थे जो फिल्म मेकर्स भी, जैसे सत्यजीत रे है, जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास थे, तो उपन्यासकार भी थे, फिल्में भी बना देते, डायरेक्टर थे. और साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को उन्होंने पेश किया था. तो ऐसे मैंने तमाम लेखकों को और फिल्म डायरेक्टर को लिखा है जिन्होंने फिल्में भी बनाई और किताबें भी लिखी, और उसके अलावा उन
फिल्मों का जिक्र किया है जो अच्छी किताबों में बहुत बुरी फिल्में थी, जैसे कि बॉम्बे वेलवेट थी, जो कि बहुत ही अच्छी किताब पे बहुत ही बुरी फिल्म थी। तो उस तरीके की बहुत सारी अच्छी किताबों पे नूर नाम की एक फिल्म आई थी, जो कि एक अच्छी किताब पे बुरी फिल्म थी। तो मैंने ऐसी सारी किताबों का जिक्र किया है, जो किताबें अच्छी थी, फिल्में बुरी बनी। वैसे ये जो फिल्म है, ये जो वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे 4 डायरेक्टर, अभिषेक चौबे, उसके अलावा श्रीजित मुखर्जी, और एक श्रीजित मुखर्जी ने 2 फिल्में की, अभिषेक चौबे ने एक फिल्म की, और वसंत बाला ने एक फिल्म की। तो इन 3 डायरेक्टर्स ने 4 फिल्में की और चारों बुरी की। ये मेरी इस बार की समीक्षा है। तो मैं बुरी समीक्षा भी करता हूँ, तारीफें भी करता हूँ, और इस तरीके की समीक्षा मैं एक हफ्ते में 4 फिल्मों की करता हूँ, और पॉलिश फिल्मों की भी करता हूँ, और अमेरिकन फिल्मों की, गुजराती फिल्मों की, तमिल फिल्मों की, चाइनीज फिल्मों की, दुनिया की सारी भाषाओं की फिल्मों की स्टडी करके उनके रेफरेंसेस के साथ मैं समीक्षा करता हूँ और लोगों को इनमें जो लैंग्वेज यूज की जा रही है और जो वल्गैरिटी है, और वल्गैरिटी हम तो वही बोलेंगे और बाकी सब लोग बोलेंगे, तो इसके बारे में क्या आपका क्या? बहुत ही बुरा है ये दौर। अभी क्या हो रहा है कि देखिए 3 दिन पहले तो एक नया कानून है, आपको मालूम पड़ा था, हमारा सिनेमाटोग्राफर एक्ट था 1965। उसमें ये होता था कि सारा कंट्रोल सेंसर बोर्ड पे रहता। अगर सेंसर बोर्ड ने आपको कह दिया तो ठीक है, पर आप फिर एक रिवाइवल ट्रिब्यूनल में जाते थे। अब क्या किया, एक ऐसा कानून लाया गया है जो सेंट्रल बोर्ड ने, सेंसर बोर्ड के बावजूद भी अगर सेंटर तय कर लेता है पब्लिक आउटक्राई के बाद, तो उसके ऊपर बैन डाला जा सकता है। हम उसके हाँ, तो ये हो रहा है। उसके पहले मिर्जापुर और मिर्जापुर में हुआ, उसके बाद तांडव में हुआ, तो तांडव में भी भावनाओं को तो ये किया गया, उसके अलावा मिर्जापुर पातालोक में हुआ। तो ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी और भी वेब सीरीज, बागा जी की और पर भी जो चर्चा है तो सब वही आ रहे हैं। कोई भी कंटेंट हो, मतलब सेक्स तो उसमें इतना वल्गर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भी एक्टर हैं और हम एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। आप काम कर ही नहीं सकते हो वेब सीरीज में जब तक आप इस तरह के सीन्स करने के लिए कार्यक्रम समाप्त बंद करते हैं, फिर ये भी डिस्कस करेंगे। एक मिनट में कंप्लीट। नमस्कार, ये लोखंडवाला कविता क्लब आप सभी का आभारी है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर कवि इस आज के आयोजन में आए। और सोम जी आइए, इनका भी हम आभार मानते हैं। सोम जी बड़े साहित्यिक हैं, तो अगला कार्यक्रम बुधवार को जैसा बताया है, लेकिन वहाँ भी सीमित ही रहेगा, श्रोता और वक्ता भी सीमित रहेंगे, इसलिए आप फेसबुक पर ही देखिए, बुरा मत मानिए दोस्तों। ये ग्रुप फोटो हो जाके अब फिर एक ही चर्चा, और मैं चाय पे फिर अभी आपकी चर्चा शुरू।